हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के जो हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जब हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो कल जो हम लोगों का जो हमारा टॉपिक था या यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और हमने जब इसको डिस्कस किया था तो हमने ये देखा कि ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से सी है, जावा है, या फिर और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सी प्लस प्लस है, उप्स है, सॉरी डॉट नेट है। तो जिस तरीके से ये सब के सब एक लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये इसकी मतलब कि ये अगर हम बात करें यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की, तो जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि ये किसी भी मॉडल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, ये बताता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा डायग्राम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से हम किसी मॉडल को क्रिएट करें। और मॉडल को क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि जो कस्टमर हमसे क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, वो अगर सॉफ्टवेयर बनने के बाद अगर हम उसको सॉफ्टवेयर दिखाएं कि सर देखिए आपने जैसा कहा था ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, और बाद में पता चलता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब है, मतलब कि यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस एक कंडीशन में दोस्तों कहीं ना कहीं जो है आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो मेन पर्पज़ है, वो पर्पज़ दोस्तों आपका बेकार हो जाएगा। तो बेकार इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर एक बार आपने प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें कॉस्ट जितनी लगनी थी वो लगा ली, ठीक है ना, और उसके बाद भी अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर नहीं बना, तो दोबारा से कस्टमर उसके लिए आपको पैसे नहीं देने वाला, ठीक है ना। तो जब दोबारा से कस्टमर उसके लिए आपको पैसे नहीं देने वाला, तो फिर ये जान लीजिए कि फिर वो पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया, ठीक है ना, और दोबारा से वो कस्टमर फिर आपके पास तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, या यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो होता क्या है दोस्तों कि कस्टमर वांट टू लुक our software before before it building मीन्स कि कस्टमर क्या है कि सॉफ्टवेयर को बनने से पहले ही उसके एक मॉडल को देखना चाहता है, और ऐसा मॉडल हो जो कस्टमर को देखते ही समझ में आ जाए कि क्या है, कहाँ कौन सी फंक्शनिंग है, और किस तरीके से हमें क्या मिलेगा, और हमारा किस तरीके से हम इनपुट देंगे और किस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। तो यूएमएल जो है एक नॉन प्रोग्रामर को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो किस तरीके से मतलब कि वो समझ सकता है कि अगर वो प्रोग्रामिंग का बंदा नहीं है तो भी वो समझ सकता है कि किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसका मॉडल बनने से पहले कैसा होगा, ठीक है ना। और उसी मॉडल का यूज़ करके अगर कस्टमर को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो हम उस मॉडल के थ्रू उसको समझा सकते हैं कि हमारा कोड किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हम इनपुट देंगे, और किस तरीके से उस इनपुट का आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए जैसा इसमें लिखा भी हुआ था कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज मॉडलिंग लैंग्वेज। द मेन aim of UML is to define a standard way of visualization. The way of system has been designed. It is quite similar to blueprint used in other field of engineering, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये एक विजुअलाइजेशन का तरीका है कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, या अगर कस्टमर हमारे पास आया और उसने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमको ये फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो जिस जिस फंक्शनैलिटी की उसको ज़रूरत होगी वो उसने अपने प्रोग्रामर को बताया। अब प्रोग्रामर ने क्या किया कि वो खुद से विजुअलाइज करता है कि भाई अगर कस्टमर को ये फैसिलिटी चाहिए तो हमें ये फंक्शन यहाँ पे लगाना होगा, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ करना होगा वो उसको विजुअलाइज करेगा, और फिर जो मॉडल क्रिएट करेगा दोस्तों, उसी मॉडल में अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फंक्शन वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है ना, मॉडल के अंदर, ठीक है ना। एक बार जब वो उस मॉडल को क्रिएट कर लेगा तो फिर वो उसको चेक करेगा कि क्या सारी चीजें सही हैं, या इस तरीके से फंक्शनिंग होगी तो क्या हमारा आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा,
ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा कि बच्चों वो कस्टमर को दिखाएगा। कस्टमर जब एक बार उसको देख लेगा तो उसके बाद से फिर कस्टमर जो है वो कहेगा कि भाई साहब ठीक है, आपका मॉडल हमको अच्छा लगा, अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तब जाके जो आपका प्रोग्रामर है वो जाके कहीं ना कहीं आपके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जो मॉडल उसने क्रिएट किया है उस मॉडल को वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो एक तरीके से जैसा कि कहा गया है कि यूएमएल जो है वो विजुअलाइजेशन का तरीका है, ठीक है। ये किस तरीके से हम विजुअलाइज किसी चीज को करते हैं और उस विजुअलाइजेशन को किस तरीके से हम एक ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार करते हैं। देखिए दूसरा दोस्तों एक चीज लिखी हुई है कि यूएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको कहा था कि यूएमएल जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। वो किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले का जो मॉडल क्रिएट करते हैं उसके लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो उन मॉडल का यूज करके हम उसको क्रिएट करते हैं। तो हम इसे लैंग्वेज इसीलिए नहीं कहते, क्यों, क्योंकि ये और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफर है, ये केवल एक विजुअलाइजेशन का तरीका है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों मैंने बात की थी कि यूएमएल की ज़रूरत हमें क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को अगर हम बनाते हैं तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल टर्म्स एंड हेंस रिक्वायर अ क्लियर एंड कॉन्साइज वे टू कम्युनिकेट अमंग देम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को अगर हम बनाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट नहीं बना सकते। उस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले जो है हमें उसके पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखना पड़ता है। उन सारे एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रख के हमें उसका एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, और वो मॉडल हम किसके हेल्प से करते हैं, यूएमएल के हेल्प से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। और ये दोस्तों जैसा कि ये जो हमारे 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि भाई कोई भी मॉडल तभी बनेगा, ठीक है, जब क्या कहते हैं कि वो पर्टिकुलर हमें ये पता हो कि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प करके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो हमें पता है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट जिसको अगर हम कह लें तो यही 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शंस है, इनकैप्सुलेशन है एंड पॉलीमॉर्फिज्म है। तो अगर हमें इन 6 के बारे में पता हो कि एक्चुअल में किसका मतलब किसका क्या वर्किंग है, ठीक है ना, या फिर फंक्शनैलिटी क्या है उनकी, अगर हमें जब ये क्लियर होगा तभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को डिज़ाइन कर पाएंगे। क्योंकि तभी हमें पता होगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे हमें क्लास को लेना है, कहाँ पे हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कहाँ पे हमें एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कहाँ पे हमें इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और कहाँ पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो जब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों तब हम अपने मॉडल में जहां जहां जैसी प्रॉब्लम आएगी तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम इसमें से किसी एक कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज करेंगे जो कि हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हो, ठीक है। तो हम मॉडलिंग में अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम मॉडलिंग में इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं और जिनका यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यूएमएल आर्किटेक्चर या डायग्राम की बात करें तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है ये 2 तरीके से डिजाइन की जाती है, ठीक है ना। एक जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चरल डायग्राम, और अगर दूसरे की बात करें तो आपको दिख रहा होगा बिहेवियर डायग्राम, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें दोस्तों तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, कैप्चर स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चरल डायग्राम्स इंक्लूड कंपोनेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। यानी कि स्ट्रक्चरल डायग्राम क्या है कि ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोनेंट्स क्या यूज हो रहे हैं, किस कंपोनेंट के साथ कोलेबोरेशन है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो यूएमएल के अंदर जो स्ट्रक्चर डायग्राम वाला पार्ट है ये मैनेज करता है। जैसे कि देखिए कंपोनेंट डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये सब का सब किसके लिए यूज होते हैं कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा,
अब हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बिहेवियर डायग्राम की, तो बिहेवियर डायग्राम का मतलब क्या है कि अगर क्या, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है दोस्तों, अगर आपको दिख रहा हो तो कैप्चर डायनेमिक एस्पेक्ट्स और बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है ना। बिहेवियर डायग्राम इंक्लूड यूजर केस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, एक्टिव डायग्राम्स एंड इंटरेक्शन डायग्राम, ठीक है ना। तो जो हमारा बिहेवियर डायग्राम्स है वो जो है वो एक तरीके से कहे तो जैसे कि एक ऊपर स्ट्रक्चरल क्या था कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को बताता था कि स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बना है, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है और वो कंपोनेंट किस दूसरे कंपोनेंट के साथ अटैच है। लेकिन अगर बिहेवियर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से, ठीक है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कि किस तरीके से कौन सा सॉफ्टवेयर, मतलब कि अगर जो हमने कंपोनेंट का आपस में जो मर्ज किया है तो उस मर्ज करने के बाद हमें फंक्शनैलिटी क्या मिल रही है, या फिर जो हमारा पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वो किसके ऊपर काम कर, मतलब कि वो पर्टिकुलर जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो ऑब्जेक्ट क्लास को एक साथ हमने जो कंबाइन किया है, मर्ज किया है, तो उन सब का यूज करके वो किस तरीके का बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो जो कस्टमर की सॉरी जो सॉफ्टवेयर की बिहेवियर को बताता है उसके लिए देखिए हम कौन कौन से यूजर केस डायग्राम यूज करते हैं, स्टेट डायग्राम यूज करते हैं, एक्टिविटी डायग्राम यूज करते हैं एंड इंटरेक्शन डायग्राम्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो ये दो है, एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों आपका बिहेवियर डायग्राम, ठीक है। तो एक बार जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, अगर एक बार इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो किस जगह पे हमें कौन सा डायग्राम, जैसे कि अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम का यूज करना है तो हम स्ट्रक्चरल डायग्राम में कौन से डायग्राम का यूज करें, कंपोनेंट का यूज करें, ऑब्जेक्ट का यूज करें या क्लास का यूज करें। इसी तरीके से अगर बिहेवियर डायग्राम की बात करें तो हम बिहेवियर डायग्राम में भी हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम किस पर्टिकुलर डायग्राम का यूज करें, यूजर केस का यूज करें, स्टैटिक स्टेट डायग्राम का यूज करें या एक्टिविटी डायग्राम का यूज करें, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको जान लेना काफी जरूरी है और इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने कल ये स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि यूएमएल का स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है ना। तो आपने देखा था कि ये बिहेवियर है डायग्राम है और ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, एक ट्री फॉर्म में बना हुआ है। देखिए दोस्तों एक ट्री फॉर्म में बना हुआ है, सॉरी एक ट्री फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखें अब बिहेवियर डायग्राम के अंदर देखें तो एक्टिविटी डायग्राम है, स्टेट डायग्राम है, इंटरैक्शन डायग्राम है, यूजर केस डायग्राम है, कम्युनिकेशन डायग्राम है, इंटरैक्शन अब अगर बात करें इंटरैक्शन डायग्राम के अंदर तो इंटरैक्शन ओवरव्यू डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है और टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रक्चर डायग्राम की तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि क्लास डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है, प्रोफाइल डायग्राम है। यानी कि ये जो इतना पोर्शन है, ठीक है, तो ये सारा पोर्शन किससे रिलेट करता है, स्ट्रक्चर डायग्राम से, और ये जो हमारा इतना पोर्शन है वो हमें किससे रिलेट करता है, बिहेवियर डायग्राम से। और जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारा क्या बनता है, डायग्राम, किसका डायग्राम, यूएमएल का। यानी कि इतने सारे डायग्राम यूएमएल में यूज होते हैं, जैसा कि अगर जैसे कि ये आपको ये स्ट्रक्चर देख के लग रहा होगा कि यूएमएल दो तरीके का होता है, एक बिहेवियर डायग्राम और एक स्ट्रक्चरल डायग्राम। जो कि अगर बिहेवियर की बात करें तो पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर को दिखाता है, और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को दिखाता है। अब सिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाने में और बिहेवियर, उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से अलग अलग डायग्राम यूज करते हैं, तो देखिए दोस्तों इतने सारे डायग्राम है और हम अकॉर्डिंग टू नीड जिसकी हमको जरूरत होगी हम उस डायग्राम का यूज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं और बढ़ते हैं और एक एक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला डायग्राम है दोस्तों वो है स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम में आपने देखा बहुत सारे डायग्राम है, तो आइए हम एक एक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल डायग्राम एंड व्हाट इज अदर डायग्राम। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर जो हमारा सबसे पहला आता है वो है हमारा क्लास डायग्राम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्लास जो डायग्राम है
हम इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि द मोस्ट वाइडली यूज यूएमएल डायग्राम इज द क्लास डायग्राम, ठीक है ना। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम. We use class diagram to depict the static structure of a system by showing system classes, their methods and attributes. Class diagram also help us identify relationship between different class and objects or objects, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग जब क्लास की बात करते हैं तो बेसिकली क्लास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस, और वो कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जिनके एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे, ठीक है ना। तो जिस क्लास का एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी एक जैसा होगा, ठीक है, सॉरी जिस ऑब्जेक्ट्स का, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा क्लास डायग्राम है दोस्तों, वो क्लास डायग्राम हमको ये बताता है कि किस तरीके से, क्या कहते हैं कि सॉरी किस तरीके से हमारा पर्टिकुलर क्लास बनता है, और क्लास के अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका क्लास के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। और किस तरीके से अलग अलग फंक्शनिंग में क्लास अलग अलग ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ये सब किसके अंदर आता है, क्लास डायग्राम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्लास डायग्राम, देखिए बेसिक चीजें वही है कि अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब पता है तभी आप इन डायग्राम को भी बना सकते हैं, और किस तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ क्लास का रिलेशन स्टैब्लिश करना है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें पर्टिकुलर अगले डायग्राम की, तो वो हमारा है कंपोजिट डायग्राम। क्या है दोस्तों, कंपोजिट डायग्राम। अगर देखिए दूसरा जो है हमारा उसी में, यानी कि स्टैटिक के अंदर, सॉरी स्ट्रक्चरल के अंदर कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम का क्या काम है और ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। वी यूज कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास एंड इट्स इंटरेक्शन पॉइंट्स विथ अदर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है ना। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम क्या बताता है कि एक क्लास, ठीक है ना, किस तरीके से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ अटैच होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे इसमें और आगे लगा हुआ है कि अ कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स एंड देयर configuration which determine how the classifier class how the classifier behaves. They represent internal structure of a structured classifier, making the use of ports and connectors. We can also model collaborations using composite structure diagrams. They are similar to class diagram aspects. They represent individual part in detail and as compared to the entire class. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है, ये अभी जब हम लोग क्लास डायग्राम के बारे में जब हम लोग देख रहे थे तो हमने देखा कि जो हमारा क्लास डायग्राम है उस क्लास डायग्राम में क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर क्लास, उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है और किस ऑब्जेक्ट को कब वो कॉल करेगा। लेकिन अगर कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम है। इसमें क्या है कि क्लास टू क्लास का आपस में जो कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, उनका जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ताकि किस कंडीशन में कौन सी क्लास दूसरे क्लास के साथ रिलेट होती है और कौन सी क्लास मतलब कि किस सिचुएशन पे वो पहले क्लास के साथ कम्बिनेशन करेगा या किस सिचुएशन में वो दूसरे क्लास के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो आपको बताता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अपने तीसरे डायग्राम की, जिसका नाम है आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे डायग्राम जो है हम किसके अंदर है, ये सब के सब स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर, यूएमएल के स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और जो तीसरा हमारा डायग्राम है वो है हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम,
तो आइए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम की डिफिनीशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी रिफर्ड to as a screenshot of the instance in a system and the relationship that exists between them. Since object diagrams depicts behavior when objects have been instant, we are able to study the behavior of the system at the particular instance. एन ऑब्जेक्ट मीन्स, अगर आप यहाँ तक जो आपने देखा तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है वो पर्टिकुलर, अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो किस तरीके से, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट है, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, उनके रिलेशन को वो बताता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो इसके लिए भी हेल्पफुल होता है कि पर्टिकुलर अगर आपको अगर किसी चीज को अगर देखना है तो आप न कि उसको आपको पूरा सॉफ्टवेयर मतलब कि पूरे मॉडल को देखने की जरूरत पड़ेगी, आप पर्टिकुलर जो जहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है आप सीधे आप पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है वो सीधे के सीधे प्रॉब्लम पे फोकस करता है, ठीक है ना। मीन्स कि भाई अगर सपोज कीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, ठीक है ना, या तो हम क्या करेंगे, सीधे हम उसी ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को मॉडल को चेक करेंगे, ना कि किसी दूसरी चीज को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड सेट होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट के अंदर दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफर हो रही है या जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो एक तरीके से इतना समझ लीजिए कि जो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सॉरी एट्रीब्यूट्स और उनके जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको उनके बीच में आपका जो रिलेशन होता है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम के थ्रू दोस्तों हम मतलब कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने अगले डायग्राम की, जो कि है आपका कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है ना। तो नाम ही है इसका कंपोनेंट डायग्राम, तो कंपोनेंट क्या होता है ये आपको पता ही है। और डायग्राम की बात करें तो जो कंपोनेंट से मिलके सारे कंपोनेंट जो यूज हो रहे हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना, उनका जो आपस में रिलेशन है दोस्तों, वो रिलेशन जो है उसी को हम कंपोनेंट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा लिखा हुआ है कि कंपोनेंट डायग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हाउ द फिजिकल कंपोनेंट्स and in a system have been organized, ठीक है ना। फिजिकल कंपोनेंट इन अ सिस्टम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। यानी आपको पता है कि पर्टिकुलर सिस्टम जो है कई सारे कंपोनेंट से मिलके बनता है, तो किस उन सारे कंपोनेंट का आपस में जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, और उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको कंपोनेंट डायग्राम के अंदर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए और आगे पढ़ते हैं। तो और आगे जब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वी यूज देम फॉर मॉडलिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, कंपोनेंट डायग्राम डिपिक्ट द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर सिस्टम एलिमेंट्स एंड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग if functional requirements have been covered by plant development. Component diagrams become essential to use when we design and build complex system. Interface are used by components of the system to communicate with each other, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करेंगे और उन कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जो कंपोनेंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है उस डायग्राम को हम कंपोनेंट डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी जो है वो स्ट्रक्चरल डायग्राम का ही पार्ट है, ठीक है दोस्तों। यानी अगर कंपोनेंट डायग्राम की बात करें तो ये भी जो है आपके स्ट्रक्चरल डायग्राम का ही पार्ट है, ठीक है। तो और ये चीज, और जो ये कंपोनेंट है, जो इंटरफेसेस का जो एक वर्ड आया है इंटरफेसेस, तो अगर हम देखें इंटरफेसेस की बात करें तो जो हमारा ये वर्ड इंटरफेसेस है, ये इंटरफेसेस का मतलब क्या है कि जो ये कंपोनेंट का आपस में कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इंटरफेसेस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है दोस्तों। तो होप्स आपको ये कंपोनेंट डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर है, वो है आपका डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो अगर डिप्लॉयमेंट डायग्राम को देखें
तो आइए सबसे पहले हम उसकी भी डिफिनीशन देख लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम है क्या। तो दोस्तों अगर जैसा कि देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिस्टम हार्डवेयर एंड इट्स सॉफ्टवेयर। It tell us what hardware component exist and what software component run on them। ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन समझ में आई हो तो कहने का मतलब क्या है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम पर्टिकुलर कंपोनेंट और उसके अंदर रन होने वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको इस डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है कि कहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा डायग्राम है होगा और उस कौन सा कंपोनेंट यूज होगा और उस कंपोनेंट के अंदर कौन सा कोड रन करेगा। ठीक है ना, तो चूंकि हमें पता है कि बहुत सारे कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, हर कंपोनेंट में कुछ अलग अलग टाइप के कोड होते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर जो आपका डिप्लॉयमेंट डायग्राम है ये आपको यही बताता है कि पर्टिकुलर कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे यूज हो रहा है और उस कंपोनेंट के अंदर कौन सा कोड रन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो डायग्राम है ये यही चीज बताता है कि भाई कि कस्टमर कि कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट है और जो उसमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, उनके बीच का रिलेशनशिप ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। वी इसके बाद अगर हम और आगे देखें दोस्तों तो इसमें लिखा हुआ है वी इलस्ट्रेट सिस्टम आर्किटेक्चर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर artifacts over distributed targets. An artifacts is the information that is generated by system software. They are primarily used when a software is being used, distributed or deployed over multiple machines with different configurations. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये लास्ट वाली लाइन भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस लास्ट वाली लाइन के कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मशीन के अंदर जैसे पर्टिकुलर कोड को अलग अलग मशीन में अगर आप रन करा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या वो हर मशीन के में रन करने के कैपेबल है कि नहीं है, या फिर पर्टिकुलर किसी भी मशीन में अगर वो रन कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट का होना जरूरी है। ठीक है ना, ताकि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सिस्टम पे रन करा सके। ठीक है, तो ये जो सारा रिलेशनशिप है ये सब किसके अंदर आता है दोस्तों, डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर। ओके, अब दोस्तों जो हमारा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा लास्ट जो है वो है पैकेज डायग्राम। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर हम पैकेज डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले आइए हम इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि वी यूज पैकेज डायग्राम टू डिपिक्ट हाउ पैकेजेस एंड देयर एलिमेंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर अगर एक सिस्टम को हम अगर सॉफ्टवेयर को अगर हम एक पैकेज मानते हैं तो जो पैकेज डायग्राम है ये हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर कि मतलब कि किस तरीके से पैकेज वर्क कर रहा है और उसके अंदर के एलिमेंट्स जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कि किस तरीके से हम मतलब कि पर्टिकुलर पैकेज वर्क कर रहा है और उसके अंदर के जितने एलिमेंट है उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया गया है ताकि वो किसी टास्क को परफॉर्म कर सके। ये जो रिलेशनशिप है ये सब कुछ किस डायग्राम के अंदर आता है, पैकेज डायग्राम के अंदर। आइए देखिए इसके और क्या लिखा हुआ है इसके आगे। A package diagram simply show us the dependency between different packages and internal composition of packages. Packages help us to organize UML diagrams into meaningful groups and make the diagrams easy to understand. They are primarily used to organize class and use case primarily organize used to क्लास एंड यूजर केस डायग्राम। ठीक है ना, तो जो यूजर केस डायग्राम और जो आपका क्लास डायग्राम है इसके अंदर इस पैकेज डायग्राम का यूज किया जाता है। और ये जो पर्टिकुलर पैकेज का मतलब जो ये पैकेज डायग्राम है ये बताता है कि पर्टिकुलर कोई भी पैकेज का कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात करें अभी तक तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल लैंग्वेज के बारे में देखा, स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बारे में देखा। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूएमएल यूनिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज,
तो जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, जब हमने देखा कि भाई इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो स्ट्रक्चरल और डायग्राम और एक बिहेवियर डायग्राम, ठीक है ना। तो अभी जो ये हमने ये जो 6 टॉपिक पढ़े हैं, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों? ये आते हैं आपके पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल के अंदर, ठीक है। तो अब इसी तरीके से दोस्तों अगर हम आगे चलें तो अब स्ट्रक्चरल डायग्राम तो खत्म हो गया, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब जो हमारा अगला जो यूएमएल का जो नेक्स्ट नेक्स्ट साइड था वो था आपका बिहेवियर डायग्राम, ठीक है ना। तो बिहेवियर डायग्राम की अगर दोस्तों हम बात करें तो जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है बिहेवियर डायग्राम, तो बिहेवियर डायग्राम से ही समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का क्या बिहेवियर है, ठीक है ना, ये उस बिहेवियर को बताता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब इतना है कि अभी तक जब हम स्ट्रक्चरल डायग्राम को देख रहे थे, ठीक है, जो कि वो भी यूएमएल का ही पार्ट था, तो उसमें क्या था कि पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, और स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कहाँ हम ऑब्जेक्ट डायग्राम का यूज कर रहे हैं, कहाँ हम क्लास डायग्राम का यूज कर रहे हैं, कहाँ हम डिप्लॉयमेंट या कहाँ हम पैकेज डायग्राम का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यूएमएल के अंदर भी बिहेवियर डायग्राम की, और बिहेवियर डायग्राम जो है वो बताता है कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या है, ठीक है ना, यानी कि वो क्या फंक्शनैलिटी, जो क्या हम इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो क्या किन किन फंक्शन को या क्या आउटपुट हमें देगा या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर हम बिहेवियर डायग्राम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जो सबसे पहला डायग्राम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टेट मशीन डायग्राम्स, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम स्टेट मशीन डायग्राम के अंदर की डिफिनीशन को देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, अ स्टेट डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम और पार्ट ऑफ द सिस्टम इन फिनिट इंस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो स्टेट मशीन डायग्राम है वो पर्टिकुलर किस टाइम पे किस तरीके का बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये जो रिलेशनशिप है ये आप स्टेट मशीन डायग्राम से आसानी से शो करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो लिखा हुआ है कि इट्स अ बिहेवियर डायग्राम एंड इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर यूजिंग फिनिट स्टेट ट्रांजेक्शन। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर कोई भी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर लें तो अलग अलग टाइम पे वो किस तरीके का बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, ये आप स्टेट मशीन डायग्राम के थ्रू शो करा सकते हैं। जैसा कि सर मैंने आप लोग को जब मैं सेप वाला एग्जांपल दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेप नाम का एक फंक्शन बनाएं और वो फंक्शन कैपेबल होगा कि वो किसी भी टाइम पे, ठीक है ना, मतलब हर तरीके का ज्योमेट्रिक शेप जो है वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो अब कहाँ पे हमें सर्कल बनाना है, कहाँ पे हमें पॉलीगॉन बनाना है। मान लीजिए किसी से कोड में हम आगे बढ़ रहे हैं और किसी सिचुएशन पे हमें सर्कल बनाना है तो भी हम सेप फंक्शन का यूज करके वहां सर्कल बना लेंगे, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब हमें अगर पॉलीगॉन बनाना है तो फिर भी हम उसी सेप फंक्शन का यूज करके पॉलीगॉन बना लेंगे। तो अगर आप देखें तो पर्टिकुलर हर टाइम इंटरवल पे उस सेम फंक्शन जो कि सेप है, ठीक है ना, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिहेवियर चेंज होने का मतलब क्या है कि कहीं पे वो सेप सर्किल शेप बना रहा है और कहीं पे वो पॉलीगॉन बना रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब इतना है दोस्तों कि ये जो आपका स्टेट मशीन डायग्राम है ये पर्टिकुलर किस टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है ये उसको रिलेट करके शो करता है, ठीक है ना। यानी ये डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, स्टेट डायग्राम आर आल्सो रिफर टू एज स्टेट मशीन एंड स्टेट चार्ट डायग्राम, ठीक है। दीज टर्म आर ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबल, so simply a state diagram is used to model the dynamic behavior of a class in response to time and change external stimuli। मीन्स सेम दोस्तों कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन क्लास या ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइम पे क्या बिहेवियर है ये हम स्टेट मशीन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने अगले डायग्राम की तरफ बढ़े जो कि हमारा है एक्टिविटी डायग्राम दोस्तों,
ठीक है ना। ये भी आपके बिहेवियर डायग्राम के अंदर ही आता है और ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर को ही दिखाता है। तो आइए देखते हैं कि इस एक्टिविटी डायग्राम में क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, we use activity diagrams to illustrate the flow of control of a system। यानी कि एक्टिविटी डायग्राम को अगर हम ध्यान दें तो ये क्या बता रहा है कि किस तरीके से आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहाँ से कोड चला, उसके बाद वो कहाँ गया, फिर वो कहाँ गया, ठीक है ना। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो उसकी वर्किंग हो रही है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जिस तरीके से इंपरेटिव पैराडाइम्स में स्टेप बाय स्टेप कोड को लिखा जाता था और वो स्टेप बाय स्टेप कोड चलता था, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा। मेरे कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोड पहले मैंने अगर कोड रन होता है तो पहले वो किस फंक्शन के पास जाता है, उसके बाद वो किस फंक्शन के पास जाता है और उसके बाद वो किस फंक्शन के पास जाता है। तो ये जो आपका फ्लो कंट्रोल है सिस्टम का, इस फ्लो कंट्रोल को हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए इसमें और आगे क्या लिखा हुआ है। वी कैन ऑल्सो यूज एन एक्टिविटी डायग्राम टू रिफर टू द स्टेप इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ यूज केस। We model sequential and concurrent activities using activity diagram. So we basically depict workflows visually using an activity diagram. An activity diagram focus on condition of flow and the sequence in which it happens. We describe or depict what causes a particular event using an activity diagram, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये विजुअलाइज करता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो भी फंक्शन है या सॉफ्टवेयर है उसका फ्लो कंट्रोल किस तरीके से होगा, यानी कि कहाँ कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा, कौन सा बाद में कॉल होगा, ठीक है ना। तो ये जो उसके बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, इसे हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये भी जो है बिहेवियर डायग्राम का ही पार्ट्स है, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम के बिहेवियर को ही दिखा रहा है। मीन्स कि अगर कंट्रोल फ्लो दिखा रहा है तो वो बता रहा है कि पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है, अब वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करेगा, यानी उसका फ्लो कंट्रोल किस हिसाब से होगा, कहाँ से वो स्टार्ट होगा और कहाँ जाके खत्म होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी एक्टिविटी डायग्राम के अंदर आती है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें यूजर केस डायग्राम की, ठीक है ना, तो अगर हम यूजर केस डायग्राम की बात करें तो आइए सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं और देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि वी यूज केस डायग्राम्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। मीन्स कि जो यूज केस डायग्राम है वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, माने ये पूरे सिस्टम को नहीं, ये उसकी फंक्शनैलिटी को फोकस करता है कि पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड टू इलिस्ट्रेट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। मीन्स कि कौन सा किस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। और वो फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ किस तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, यानी कि किस तरीके से उनके बीच में बाइंडिंग है, ठीक है ना। ये भी हम यूज केस डायग्राम के थ्रू हम शो कर सकते हैं। A use case is basically a diagram representing different scenario when the system can be used. Means use case diagram हमें ये भी बताता है कि अलग अलग केस में किस तरीके से हम पर्टिकुलर सिस्टम को, मतलब कि पर्टिकुलर जो हमारा अलग अलग जो सिचुएशन है उस अलग अलग सिचुएशन में पर्टिकुलर जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये भी हम यूज केस डायग्राम के थ्रू हम शो करा सकते हैं। A use case diagram give us a high level view of what the system or a part of a system does without going into implementation detail, ठीक है। और साथ में यूज केस डायग्राम हमको ये भी बताता है कि क्या कोई सिस्टम या किसी सिस्टम का कोई पार्ट किस तरीके से वर्क करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी,
उनके बीच के रिलेशंस को हम यूज केस डायग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही मॉडल के थ्रू बना के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपका बिहेवियर डायग्राम के अंदर ही आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथा जो है आपका वो सीक्वेंस डायग्राम है। ठीक है ना, तो सीक्वेंस डायग्राम की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो सीक्वेंस डायग्राम का मतलब क्या है कि अ सीक्वेंस डायग्राम सिंपली डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है ना, द अदर वर्ड इन विच दीज इंटरेक्शंस टेक प्लेस। कहने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस डायग्राम हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस, कि किस समय कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होना है, पहले कौन यूज होना है, बाद में कौन यूज होना है, उसके बाद में कौन यूज होना है। तो ये जो एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, इस सीक्वेंस को हमारा सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, इस सीक्वेंस को हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर यूज होगा, फिर उसके बाद फिर कौन सा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर यूज होगा, फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन का यूज होगा। ठीक है ना, तो ये जो एक सीक्वेंस है स्टेप बाय स्टेप की, पहले कौन सा यूज हो रहा है, फिर बाद में कौन सा यूज हो रहा है, फिर उसके बाद में कौन सा यूज हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, इसी को हम इसको जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू करते हैं। ठीक है, आगे इसके लिखा हुआ है कि सॉरी we can also use the term event diagram or event scenario to refer to a sequence diagram. ठीक है, sequence diagram describe how and in what order the object in a system function. ठीक है, ये आपकी जो कि मेन लाइन है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्या कह रही है कि सीक्वेंस डायग्राम ये हमें डिस्क्राइब करता है कि कैसे और किस ऑर्डर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फंक्शन करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, इससे भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर का पता चलता है, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑर्डर में यूज होगा तो फिर उससे क्या फंक्शनलिटी मिलेगी, ये सब कहीं ना कहीं बिहेवियर डायग्राम के अंदर ही आता है। आगे अगर देखें तो दिस डायग्राम आर वाइडली यूज्ड बाय बिजनेसमैन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस डायग्राम था। आइए हम अपने अगले डायग्राम पे चलते हैं, और जिसका नाम है कम्युनिकेशन डायग्राम। ठीक है ना, अब कम्युनिकेशन डायग्राम का मतलब क्या है दोस्तों, कि हो सकता हो कि दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट करके पर्टिकुलर किसी सिस्टम को किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे का यूज का मतलब कि यूज करके किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इन दोनों केसों में दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये दिखता है कि जब तक ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक वो मिलके किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो एट अ टाइम कौन सा ऑब्जेक्ट किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना, फिर वो किस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और इस तरीके से कम्युनिकेट करके वो किस तरीके से किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन डायग्राम के थ्रू यूज होती है। जैसे कहने का मतलब करिए, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है ना, इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको हमने 2 दिया, इसको हमने 3 दिया, और इसको हमने 4 दिया। तो अब कहने का मतलब सिंपल क्या है कि ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना, फिर उसके बाद से ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और फिर ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो कम्युनिकेशन जब स्टैब्लिश हो रहा है तब जाके हमारा कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो कम्युनिकेशंस है, ठीक है ना, ये कम्युनिकेशन करने के ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन डायग्राम का यूज करते हैं, क्योंकि इनके कम्युनिकेशन के ऊपर पूरे सिस्टम के बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। आइए देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है कि अ कम्युनिकेशन डायग्राम आल्सो नोन एज कोलैबोरेशन डायग्राम इज यूज्ड टू शो सीक्वेंस मैसेज एक्सचेंज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कौन सा मैसेज ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरचेंज हो रहा है। कम्युनिकेशन डायग्राम focus primarily on objects and their relationship.
ठीक है ना, कि अगर कम्युनिकेशन डायग्राम की बात करें तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा है, इसको भी इस डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट सिमिलर इंफॉर्मेशन यूजिंग सीक्वेंस डायग्राम, हाउएवर कम्युनिकेशन डायग्राम रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लिंक इन अ फ्री फॉर्म्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये सीक्वेंस डायग्राम की तरह मिलता जुलता ही लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन डायग्राम ऑब्जेक्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, उस कम्युनिकेशन को अगर हम क्रिएट करना चाहें, एक मॉडल बनाना चाहें, तो हम कम्युनिकेशन डायग्राम का यूज करके वो मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम अपने हमारा जो इसके अंदर जो हमारा लास्ट दो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, दो डायग्राम है, वो एक टाइमिंग डायग्राम और एक है इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम। तो आइए पहले हम टाइमिंग डायग्राम को देखें। तो जैसा कि लिखा हुआ है, टाइमिंग डायग्राम आर स्पेशल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस डायग्राम which are used to describe the behavior of object over a time frame। मतलब कि सीक्वेंस डायग्राम का ही टाइम डायग्राम एक स्पेशल फॉर्म है, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये बस इतना बताता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस टाइम इंटरवल में किस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करेगा। तो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट पॉइंट तक अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो भी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, हम उसको टाइमिंग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वी यूज टू शो टाइम एंड ड्यूरेशन कंस्ट्रक्शन विच गवर्न चेंज इन स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो वही कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइम पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या बिहेवियर है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम टाइम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लास्ट आपका है इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम। तो आइए देखते हैं इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम क्या होता है। तो देखते हैं। तो इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम मॉडल अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड हेल्प अस सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इनटू सिंपल ऑकरेंस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्टिविटी एंड सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है ना। तो अगर हम इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम का मिक्सचर है। तो एक्टिविटी डायग्राम मतलब क्या कि पर्टिकुलर चीज किस तरीके से, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आप देखें एक्टिविटी डायग्राम में तो क्या लिखा हुआ था कि ये मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल को बताती है, ठीक है ना। ये क्या बताती है? फ्लो ऑफ कंट्रोल को, ठीक है ना। और सीक्वेंस डायग्राम क्या बताता है कि किस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क होगा, फिर उसके बाद किस ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इंटरकनेक्शन ओवरव्यू डायग्राम ये बस वही सेम चीजें हैं कि जो फ्लो किस तरीके से हो रहा है, या फिर किस फ्लो में कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर कौन सा उसके बाद आ रहा है, फिर कौन सा उसके बाद आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फ्लो कंट्रोल है और सीक्वेंसिंग है कि फ्लो कंट्रोल कैसे हो रहा है कि पहले ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद से इस ऑब्जेक्ट का वर्क हो रहा है, फिर इसके बाद ये क्लास का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लो कंट्रोल और उसका सीक्वेंस है, ठीक है ना, इनके बीच में जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम इंटरकनेक्शन ओवरव्यू डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने यूएमएल के बारे में पढ़ा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और ये जो हमारी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, हमने किस तरीके से देखा कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका स्ट्रक्चरल और एक आपका बिहेवियर। मींस कि ये पर्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है और उसके बिहेवियर को भी डिफाइन कर सकता है, ठीक है ना। और हमने देखे कि बहुत सारे मॉडल्स हैं जो स्ट्रक्चर के अंदर यूज हो रहे हैं और बिहेवियर के अंदर यूज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हम इन्हीं मॉडल्स का यूज करके हमें एक परफेक्ट मॉडल क्रिएट करना है जो कि हम यूजर को समझा सकें, और यूजर अगर उसको समझ सकता हो, जो कि उस प्रोग्रामिंग भले ना आती हो, लेकिन वो मॉडल देख के उसको समझ सके, और अगर उसको मॉडल सही लगे तो फिर वो हम उसी मॉडल को अकॉर्डिंग टू रियल वर्ल्ड यानी फिजिकल एंटिटी में कन्वर्ट करके रियल वर्ल्ड में उसको ले आए, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।